वर्ल्ड बैंक से बहुत सारा पैसा ले रखा है पाकिस्तान ने और वहां से भी बहुत मुश्किलें हैं, वहां से भी बहुत दबाव है और वहां से भी बेल आउट की अब उम्मीद कम लग रही है। अगला चौथे नंबर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसने भी बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को पैसा दे रखा, उधार दे रखा और यहां पर भी हालत पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब है। अगला एशियन डेवलपमेंट बैंक के अलावा सऊदी अरब ने बहुत सारा कर्जा दे रखा है पाकिस्तान को, ये भी बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही बहुत सारे और भी मुल्क है जहां से पाकिस्तान ने भारी भरकम उधार और कर्ज ले रखा है और इसी वजह से पाकिस्तान की स्थिति और खराब रही। यूएई का जिक्र हमने शुरू में कर दिया। यूएई ने करीब $3.5 अरब दे रखे हैं पाकिस्तान को, $2 अरब की मियाद अब खत्म हो रही है, वो पैसा यूएई वापस मांग रहा है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। शहबाज ने कहां कहां क्या क्या गिरवी रख रखा है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ग्वादर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल जगह है, ये भी गिरवी रख रखा है चाइना के हाथों। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ग्वादर पोर्ट के अलावा और क्या क्या है। सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट जो है वो भी पाकिस्तान ने लीज पर दे दिया है, वहां भी उधारी चल रही है, वो भी प्रॉपर्टी अब पाकिस्तान का हक उस पर नहीं रहा। प्रॉपर्टी नंबर 3 रेकोडिक सोना तांबा जो खदान है वो भी अब ऑलमोस्ट गिरवी रखी गई स्थिति में है पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो। प्रॉपर्टी अगली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है। एयरपोर्ट भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान सरकार ने, वहां पर भी लीजिंग चल रही है, वहां पे अलग अलग कंपनियों को प्रोजेक्ट दे रखा है, वो भी एक तरह से समझिए कि वो भी गिरवी एक रखा हुआ है मामला उनका। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सारे पाकिस्तान में बन रहे हैं, ज्यादातर में पाकिस्तान ने चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे मुल्कों का सहयोग ले रखा है, तो वो भी प्रॉपर्टी एक तरह से उनकी नहीं है, वो भी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स भी जो चल रहे हैं वो भी ज्यादातर पावर प्रोजेक्ट में चाइना का दखल है, चाइना का इन्वेस्टमेंट है और वो भी वहां पर भी दबाव बहुत ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर है। पाक कैसे करता है आतंकी फंडिंग, क्योंकि लगातार यह भी आरोप लगता रहा, इसी वजह से तो भरोसा गया है। तरीका नंबर 1 कोवर्ट फंडिंग, यानी छुपा हुआ पैसा जो होता है वो आतंकवादियों को भेजा जाता है उनके हथियार के लिए, उनके रसद के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए। जी हां। तरीका नंबर 2 पैसा कई चैनलों से आता है, वो अलग अलग चैनल हो सकते हैं, कहीं कैश, कहीं हवाला, कहीं सोने चांदी के जरिए, कहीं प्रेशियस स्टोन्स के जरिए। तरीका नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर हवाला नेटवर्क के जरिए बड़े पैमाने पर पैसा आता है, वो पूरी दुनिया से पाकिस्तान में पहुंच रहा है। वो तमाम लोग जो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, दुनिया में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, वो इस तरह के हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तरीका नंबर 4 एनजीओ के आड़ में भी बहुत सारी फंडिंग आतंकवादियों को हो रही है और पाकिस्तान इसका सिरमौर बना हुआ है। तरीका नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। फ्रंट संगठन, यानी बहुत सारे संगठन जो एनजीओ की तरह काम करते हैं, अपने आप को सामाजिक संगठन बताते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी करते हैं और आतंकवादी संगठनों को फंड करते हैं। तरीका नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्यों पाकिस्तान की साख लगातार गिर रही वो आपको मैं बता रहा हूं। नकद ट्रांसफर भी होता है, कैश के जरिए भी आतंकवादियों को फंडिंग होती है, क्योंकि कैश को ट्रैक करना पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए एहतियातन कैश का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तरीका नंबर 7 ड्रग्स बिक्री के जरिए, ड्रग्स बेचकर भी जो पैसा आता है उसके जरिए भी आतंकी फंडिंग होती है। और आप देखते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अक्सर ड्रोन के जरिए जो ड्रग्स पाकिस्तान भेजता है वो हमारे बॉर्डर पर मिलते हैं। तरीका नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, स्मगलिंग के जरिए, स्मगलिंग बहुत तरह की हो सकती है, ये केमिकल की स्मगलिंग हो सकती है, मेटल की हो सकती है, ड्रग्स की हो सकती है, समटाइम्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो। ठीक है, एक बड़ा पैनल मेरे साथ दर्शकों जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कैसे हो रहा है और पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात खराब क्यों हुए हैं, क्या ईरान से नजदीकी सबसे बड़ा रीजन बना है, क्या पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिश कामयाब हो पाएगी, इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए कर्नल दिनेश नैन साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। उस्मा जी आपको दिखाई दे रही है, उस्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके अलावा श्रुति दास गुप्ता जी भी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद अली अदनान भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। दिनेश जी, अभी जो स्थिति है, क्योंकि ईरान का प्रेशर अलग अलग मुल्कों पे पड़ रहा था, पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहा था और एक तरह से सॉफ्ट जो रहा है नजरिया पाकिस्तान का ईरान के प्रति, कहीं उसकी वजह से तो यूएई नाराज नहीं हुआ, कहीं उसके वजह से तो आप रीशेड्यूल करते थे उनका कर्ज, आप मियाद बढ़ा दिया करते थे, लेकिन अब आपने कहा कि महीने के आखिर में हमको चाहिए और आपको देना पड़ेगा। और प्रेशर इतना ज़्यादा क्योंकि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन वहाँ पर हाई है, सरकार वहाँ कोशिशें कर रही है चीज़ों को स्थिर बनाने की। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीज़ें बताई भी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हम ले रहे हैं, लेकिन फिर अचानक इतना पैसा देना, क्या ईरान से नज़दीकी, यूएई से नाराज़गी का मसला है? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर, आप म्यूट पे। सॉरी, डेफिनेटली ये पॉइंट तो है जो आपने कहा, बहुत वैलिड पॉइंट है और अभी का करंट टॉपिक यही है। लेकिन यूएई और पाकिस्तान के बीच की दूरियां
अब से नहीं, मेरे को लगता है कि पिछले करीब 6-7 महीने पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। जब और अयानी खान सऊदी अरब भी के हमारे साथ साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब प्लीज कंटिन्यू सर। सर जब सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान ने एक मिलिट्री करार किया कि कोई आप पे अटैक करेगा या हम पे करेगा तो दोनों पे अटैक माना जाएगा। उसके तुरंत बाद अगर आपको याद हो तो यमन के अंदर कुछ तनातनी बनी, कुछ ऐसे लोग जो यूएई समर्थित थे और कुछ ऐसे लोग जो आपके सऊदी अरब के समर्थित थे। और सऊदी अरब ने जब भी पाकिस्तान से ये कहा कि आप हुतीज के खिलाफ एक्शन लें, पहले भी तो इन्होंने कभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, स्मार्टली निकल जाते थे कन्नी काट के। लेकिन यूएई ने जब देखा कि जब हमारे दोनों के बीच में अमन यमन के अंदर करार चल रहा है थोड़ा सा, और ये जाकर के सऊदी अरब की गोद में बैठ रहे हैं, तो वहां पे होने के बाद अगर आपको याद हो तो यूएई ने इनके सभी जितने भी एयरपोर्ट थे उसका करार किया हुआ था पाकिस्तान से। जी उनको हायर कर रहे थे और वो रद्द किया था, अगर आपको याद हो तो। अब रही बात अभी की, देखिए अभी ये ऐसे चुंगल में फंस चुका है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा पहले यहां से, इससे पहले कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करे। मैं पाकिस्तान की आवाम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं पाकिस्तान की आवाम को ये जरूर समझता हूं कि उनको टाइम आ गया है। अभी कब तक आप घरों में बैठ करके चुपचाप एक ऐसी दहशतगर्द और एक ऐसे चालबाज जो आपकी क्या बोलते हैं सरकारें हैं, आपकी सेना है, आपके जो जितने भी आपके वहां पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, कब तक आप ये सहते रहेंगे? क्योंकि इनकी सेहत पर तो कुछ असर नहीं हो रहा। और जो इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं ये लोग, ये इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ चूसने के लिए बैठी है खून। अभी देखिए कह रहे हैं गाड़ियां कम चलाएंगे, ये कम करेंगे, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इनकी लेविश लाइफ अगर आप देखो, इन 40-50 हजार परिवारों की जो हर जगह बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, चाहे सेना में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे स्टेब्लिशमेंट में हो, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हो, राजनेता बने घूम रहे हो, ये वही परिवार है, बाकी जनता नहीं। बाकी जनता बिल्कुल दबी हुई है। और आज देख रहे हैं आप कि क्या हालत है उनकी। 4 दिन बाद 3 दिन बाद तेल खत्म हो जाएगा, आप वो और हालत देख लेना। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। ये इन लोगों ने चालाकी के साथ में, जी पहले तो जब अमेरिका ने इनको बिरयानी पे बुलाया आसिम मुनीर साहब को, तो उस टाइम पे इनको 2-3 टास्क दिए गए थे कि एक दो पीस डील हमने की है, उस पर साइन कर दो और हमास के खिलाफ आप सेना भेजोगे। इन्होंने एग्री किया। उसके बाद में तब से अमेरिका की प्लानिंग इनके साथ थी कि अब आप हमारे साथ में रहे, हम आपको $400 मिलियन दे रहे हैं F-16 को आपके के नाम पे, कि उनको आप आगे जो है वापस से मॉडर्नाइज कर लें, रिपेयर्स कर लें, फलाना ढिमकाना। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी आपने देखा जैसे ट्रंप ने कितनी बड़ी बड़ी बातें करके आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को मौका दिया कि इतना पिटने के बाद में भी फील्ड मार्शल बन गए खुद को। लेकिन इस युद्ध के दौरान इन लोगों ने, ये लोग कैश टू सिचुएशन में आ गए। ये ईरान को भी विजिट कर रहे थे, ये सऊदी अरब के साथ करार भी कर बैठे थे। जी तो अब सांप के मुंह में छुछंदर, खाएगा तो मरेगा, ना खाएगा तो ना मरे। तो दोनों तरफ से फंसा हुआ। ऊपर से अमेरिका ने एक और टास्क दे दिया। अगर आपको याद हो तो तालिबान जो है अफगानिस्तान की, उन्होंने एक घोषणा की थी कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका बूट ऑन ग्राउंड लेके आया, यानी सेना उतारी, तो अफगान तालिबान वहां जाके लड़ेगा। क्यों? उन्होंने चाबहार के पोर्ट के माध्यम से रास्ता बना दिया था जरूरी चीजों का, वेलफेयर की चीजों का अफगानिस्तान के। और यहां तक ईरान ने इनको वहां गोडाउन वगैरह फ्री में दे रखे थे। तो एक एहसान मानते हैं ये अफगानिस्तानी। इन्होंने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया था बिल्कुल कि तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे। तो वो एहसान उतारने की बात थी। तो अगर आपको याद हो, म्यूनिक के अंदर पिछले महीने जब एक सिक्योरिटी मीटिंग हो रही थी, आसिफ मुनीर को स्पेशल प्लेन से बुलाया गया। वहां पे भागा गया वर्दी में, उसको वहां चेक भी किया कि आपके पास है क्या अंदर जाने का पास। वो बड़ा वायरल हुआ था इंसिडेंट। अंदर जाके इनको बोला गया, हम ईरान के साथ ऊपर बम्बार्डमेंट करने वाले हैं, आप अफगानिस्तान को अपने साथ उलझा लो, तालिबान को। इन्होंने आप देखा ना ताव बहाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में दो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट पे क्या अटैक हुआ। एक मस्जिद के अंदर वो ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे अपने जो है सुन्नी कम्युनिटी से। वो बहाना बना के इन्होंने नंगरहार से लेके, खोस से लेके मासूम बच्चों और महिलाओं को मारा।
उनको भड़काया और उनको अपने साथ में दुरंत लाइन पे लगा जी। दिया। दूसरा, साथ ही साथ इनको यह कहा गया था कि आप अपना जो ईरान से लगता हुआ बॉर्डर है उस पे 10 कोर की तोपें वगैरह लेके बिठा दो। हो सकता है कि हमें अंदर घुसने के लिए आप ये लॉन्च पैड बनाएंगे और हम इसमें से अंदर घुसेंगे। इन्होंने वो भी किया। लेकिन जब ये खेल कर रहे थे अमेरिका के सामने, जैसे बंदर को नचाते ना डमरू बजा के, और जब ये जी, नाच रहे थे कर्नल तो साहब। उसी दौरान में अमेरिका ने टास्क दे दिया कि ईरान के साथ में बातचीत करो। आपको मिस्र से भी, आपको तुर्की से भी लोग संपर्क कर रहे हैं और पाकिस्तान में इनको कैसे भी करके बुलाओ, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। ये हो गए उसमें फेल। आज तो बिल्कुल सरेआम बोल दिया पेजेश्कियान जी ने ईरान में से कि हम तो जाने वाले नहीं इस्लामाबाद। अब तुर्की को 2 जगह और देनी पड़ी उनको कि चलो इस्तांबुल में आ जाओ, वहां नहीं आते हो तो ओमान में आ जाओ या दोहा में आ जाओ, कहीं तो आ जाओ। वो खुश करने में लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब ये लगातार बम्बार्डमेंट हो रही है ईरान से, बताइए क्या मतलब है ईरान का अटैक करने का इन गल्फ की कंट्रीज के ऊपर? मारना है तो अमेरिकी बेसिस को मारो, मारना है तो अमेरिकी जहाजों को मारो। वहां पे इनके तेल के ठिकाने, पानी के ठिकाने, इमारतें, सिविलियंस उस पर अटैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान भाई साहब समझ में नहीं आ रहा, ये दुम दबा के बैठ गया कि अब क्या करूं, ना इधर बोल सकता हूं ना उधर बोल सकता हूं। तो लाजिम सी बात है, यूएई ने बोला बहुत देख लिया तुम्हारा ड्रामा, और अब इसके बाद तो तुम नजदीक भी मत आना, और जो $2 बिलियन लेके बैठे हो तुरंत निकालो। ये है पूरा ठीक किस्सा। है कर्नल साहब, प्लीज स्टे विथ मी। ऐनी भी मेरे साथ जुड़ी हैं। ऐनी खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। मैं आपके पास आ रहा हूँ ऐनी। आपके हिसाब से पाकिस्तान में क्या नैरेटिव है यूएई ने? क्योंकि आपको पता है वो रीशेड्यूल अब तक कर्ज होता था, उसको री रोल करते थे, मियाद बढ़ा दी जाती थी। 6% पे आपने यूएई से कर्ज ले रखा है। क्या ये एंगल सही है कि ईरान के साथ थोड़ा जो सॉफ्ट रवैया पाकिस्तान का रहा है उसकी वजह से ये पूरा मसला खड़ा हुआ है? ऐनी, वहां पर क्या नैरेटिव चल रहा है पाकिस्तान में? अच्छा, मैं आप पॉइंट दूंगी, बट मुझसे पहले जो नायन जी बात कर रहे थे, नायन जी ने ऐसी स्टोरी सुनाई ना। हम बचपन में होते थे तो रात को सोते वक्त ना हमारी दादियां ऐसी स्टोरी सुनाती थी जी। कि माय चांद गॉड। पे एक बुढ़िया है, वो चरखा काट रही है, आपके लिए फूल ऊपर से भेजेगी। और हम बचपन में ना उन स्टोरीज को सच मान लेते थे। स्टोरी बड़ी मुझे उनकी अच्छी लगी और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो उन्होंने कंप्लीट बताई कि अमेरिका ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या किया। अगर थोड़ा सा हकायक के ऊपर वो बात कर देते तो वो ज्यादा उसके लिए बेहतर होता। पहले हकायक बता ही लेकिन दे आप। आपने अभी मुझे अच्छा लगा कर साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी स्टोरी। हकायक बता लेकिन रहे हैं आप, अभी हमारे हकायक आपको पसंद नहीं आए, आप हकायक बताए, सुन रहे हैं। अभी यूएई की जो बात हो गई, पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट आया कि अपनी डिग्निटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इसका मतलब है कि यूएई की तरफ से कुछ डिमांड्स की गई थी पाकिस्तान। और अभी क्योंकि रीजन के अंदर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ही चल रहा है, तो यकीनन ईरान से रिलेटेड कोई पाकिस्तान से कोई फेवर कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिसका पाकिस्तान ने इनकार किया। और उसके बदले में उन्होंने अपना जो उन्होंने दिया हुआ था पैसा, और वो इंटरेस्ट पे था। वो पाकिस्तान को कोई मुफ्त में पैसा उन्होंने नहीं दिया हुआ था। वो पाकिस्तान उसका बाकायदा तौर पे 6% सूद पे करता था। उन्होंने अगर मांग लिया, उनकी चीज है। हाँ, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो थोड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि रीजन के अंदर जंग चल रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा उस कर्ज को पैसा निकालना। लेकिन क्योंकि वो किसी की चीज है तो पाकिस्तान को यकीनन देना पड़ेगा। अभी ईरान के स्टांस के ऊपर पाकिस्तान उस स्टांस पे खड़ा हुआ है कि हम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, ईरान इस वक्त मुसलमानों की तर्जमानी कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। अगर पाकिस्तान साथ नहीं देता इस ईरान का, तो इसका मतलब है आप इसराइल के साथ खुल्लम खुल्ला। आप बीच में गल्फ कंट्रीज को हटा देना। गल्फ कंट्रीज तो अमेरिका के इत्तेहादी है। अगर वो इतने अच्छे होते तो अपनी बेसिस खत्म कर देते अपने मुल्क के अंदर। अमेरिका इतनी दूर से आके गल्फ कंट्रीज के अंदर बेसिस बना के वो क्यों बैठा हुआ है? सिर्फ ईरान और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। तो पाकिस्तान अगर ईरान का साथ नहीं देता इस मुश्किल वक्त में, एक तो पाकिस्तान को फिर इंटरनली बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी है। पिछले दिनों हमने देखा कि जब खमनाई साहब को शहीद किया गया तो अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल आई, और कुछ इंसिडेंट भी हुए जिसमें 30-40 अफराद जो है वो उनकी डेथ भी हुई। जी। अमेरिकन एम्बेसी से उन पर ओपन फायर किया गया। तो पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता ईरान के अगेंस्ट जाना, और पाकिस्तान को जाना भी नहीं चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस वक्त वो हक पे खड़ा हुआ है। इंडिया का पॉइंट सर ने बहुत अच्छी बातें की। आपने बताया पाकिस्तान साथ खुल के भी नहीं दे सकता, फुट सोल्जर में भी नहीं दे सकता। 2 पॉइंट हैं। एक तो आपने बलूचिस्तान की बात की। मैं एज ए जर्नलिस्ट ये एक अपने सोर्स से न्यूज दे रही हूँ, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है, कि जो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको यूएई से फंडिंग हो रही है, कुछ शवाहिद सामने आए हैं और पाकिस्तान ने खुल के बरमला इजहार किया है यूएई से कि आपकी तरफ से फंडिंग आ रही। ये भी अस्तगफिरुल्लाह, एक रीजन हो सकता है नाराजगी का, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरे पर्सनल सोर्स की न्यूज है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट नहीं है। जब उनकी आएगी तो फिर अस्तगफिरुल्लाह बोला हम बस। लेकिन इसके यानी ऊपर ये हम बहुत कुछ भी बहुत कमेंट कर आश्चर्य सकते हैं, वाली क्योंकि चीज है यूएई की ये जब भी बात आती है तो अगर यूएई ये को हम खबर ऐसी सऊदिया है, ना बता भी समझें, दें उसके पीछे यानी अस्तगफिरुल्लाह का खान, मतलब अगर क्या ये खबर है तो ये बहुत हैरान करने वाली खबर है कि यूएई फंड कर रहा है लिबरेशन आर्मी बीएलएस के जवानों को। ये बहुत हैरान जवाब करने दे वाली तो बात जरा, है, क्योंकि मौका आप मिलेगा। और यूएई एक अच्छे मित्र राष्ट्र हैं, दोस्ती अच्छी है, लेन देन होता है और बहुत सारे बायलैटरल अग्रीमेंट आपके यूएई के साथ हैं। उसके बाद यूएई क्या पीठ पे छुरा घोंप रहा है? ये तो मतलब यूएई के लिए तो कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसा। मैं तो मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। आयनी खान, यूएई पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं? यूएई, दुबई, जी जितने मुमालिक हैं, अपने इसराइल आपका पड़ोसी मुस्लिम मुमालिक मुल्क है, आपने अमेरिका को, उनके दुश्मन को यहाँ पे ला के बिठाया हुआ है। क्या आपके मफादात है अमेरिका के साथ? चले पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, हम तो अमेरिका से पैसा लेते हैं। सऊदिया को, इनको किस, कतर को, कुवैत को, इनको किस चीजों की जरूरत है कि इन्होंने अमेरिका के बेसिस अपने घर के अंदर बनाए और वहां से ईरान के ऊपर बमबारी हो रही है, मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो उनके क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर कि अमेरिका को उन्होंने घर में बिठाया हो? चले हम तो गरीब है ना, हम तो पैसे लेने के लिए करते हैं, अमेरिका की बात मानते हैं। ठीक है, ऑल राइट। यानी मैं जवाब दे दूं इसका? नहीं, करण साहब मैं आ रहा हूँ। करण साहब, I'll come to you. Please give me